हेलो एवरीवन। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे अपने इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर के अंदर जो रेप्लिकेशन है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है एंड रेप्लिकेशन के अंदर हम लोग अपने बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए लेक्चर नंबर 152 रेप्लिकेशन की बात अपनी यहाँ पे चल रही है। तो देखो बच्चों, रेप्लिकेशन जो अपने यहाँ पे है जिसे हम कह सकते हैं प्रतिकृतिकरण। रेप्लिकेशन बोले तो प्रतिकृतिकरण। रेप्लिकेशन का बेसिक मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए। इसका बच्चों मतलब यहां पे होता है कि पहले से उपस्थित जो डीएनए है उसके द्वारा नया डीएनए बनना। एक डीएनए से दो डीएनए हो जाना, एक तो पहले से था ही, एक बच्चों वैसा का वैसा और आ जाना, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए। पहले से उपस्थित डीएनए के द्वारा एक नए डीएनए का निर्माण और कर देना, इसको बच्चों बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो बच्चों आपके पास में ये एक डीएनए है, तो इस एक डीएनए से बन जाते हैं इस प्रकार से दो डीएनए। ये बच्चों यहाँ पे क्या बन गए, दो डीएनए बन गए, तो एक से बन गए दो डीएनए, इसको बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। आप ये मत समझना कि रेप्लिकेशन के अंदर जब एक से दो डीएनए बनते हैं तो सर कुल डीएनए तीन हो गए। अरे तीन डीएनए नहीं होते, एक डीएनए था अब दो है, तो डीएनए एक से दो ही होते हैं। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि रेप्लिकेशन के अंदर एक से बन जाते हैं दो डीएनए, तो एक डीएनए तो पहले वाला रह गया और दो डीएनए यहाँ पर आ गए नए वाले, तो कुल मिला के डीएनए यहाँ पर तीन हो गए। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, डीएनए एक से दो ही बनते हैं। ओके, अब डीएनए जो है बच्चों, इस डीएनए के बारे में हम यहाँ पर एक बात कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ डीएनए। फंक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए जो है उसके कार्य क्या है, डीएनए के फंक्शन क्या है। तो डीएनए जो है बच्चों, डीएनए के दो तरीके से फंक्शन हो सकते हैं। डीएनए के दो काम होते हैं। डीएनए के दो काम यहाँ पर कौन से हैं। पहला बच्चों यहाँ पर काम जो है उसे हम लोग बोलते हैं, देखो वैसे आपको पता है कि जो बच्चों डीएनए है उससे बनता है आरएनए, और जो बच्चों आरएनए है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से वो पदार्थ जो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए के बच्चों दो काम होते हैं, एक होता है ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन, ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन, एंड डीएनए का जो दूसरा काम होता है, डीएनए का जो दूसरा काम होता है ये बच्चों होता है हेटेरो कैटालाइटिक फंक्शन। तो साहब डीएनए जो है उस बच्चों डीएनए के दो काम होते हैं, एक तो होता है डीएनए में ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन और एक होता है डीएनए में हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन। याद रखना, जैसे जो बच्चों डीएनए होता है उस डीएनए से नए डीएनए का निर्माण करना, डीएनए से नए डीएनए का निर्माण करना, डीएनए से नया डीएनए बनना, इसको बच्चों बोलते हैं ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन। और जो हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन है उसके अंदर क्या होगा, उसमें आप कह सकते हो कि जो डीएनए है उस डीएनए से आरएनए का निर्माण होना, डीएनए से आरएनए या जो प्रोटीन है इस प्रोटीन का निर्माण होना, इसे बच्चों बोलते हैं हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन। अर्थात डीएनए के दो कार्य होते हैं, एक तो होता है डीएनए का ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन जिसमें एक डीएनए दूसरा डीएनए बनाता है, और एक होता है बच्चों यहाँ पर हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन। हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन में क्या होगा, डीएनए से आरएनए बन जाता है, वो प्रोटीन बनता है। देखो जैसे आपके पास में ये डीएनए है,
तो डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाना, इसे आप लोग क्या बोलोगे, रेप्लिकेशन बोलोगे। तो रेप्लिकेशन जो है वो एक ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन है। अब जो बच्चों डीएनए है, उस डीएनए से पहले क्या बनता है, आरएनए, फिर बच्चों आरएनए जो है उससे क्या बनता है, प्रोटीन। डीएनए से आरएनए का बनना, इसको बच्चों बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो बच्चों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये जो है वो डीएनए के हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन माने जाते हैं। हम लोग बच्चों यहाँ पे पढ़ रहे हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन जो है हम कह सकते हैं ये है ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। ये बच्चों डीएनए का ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन है, जिसमें एक डीएनए अपने समान दूसरा डीएनए तैयार करता है। ये बच्चों यहाँ पर सीन है। तो मेरे बच्चों कहने का मतलब ये है कि अपना टॉपिक यहाँ पे है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, एक डीएनए से दो डीएनए का बन जाना रेप्लिकेशन है। एंड रेप्लिकेशन जो है वो डीएनए का ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन है। ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन का मतलब जिसमें डीएनए अपने समान नया डीएनए बना ले, वो है ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन। हालांकि बच्चों इसके अलावा एक हेटेरो कैटालाइटिक फंक्शन और भी होता है। उसका मतलब क्या है, डीएनए से अन्य अणुओं का निर्माण होना, जैसे डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से प्रोटीन का बनना। ये सब जो है वो बच्चों डीएनए के हेटेरो कैटालाइटिक फंक्शन के अंदर आया करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, आगे बात अपन यहाँ पे करें। देखो बच्चों, अपन यहाँ पर ये बात कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि साहब डीएनए जो है, इस डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है बच्चों, डीएनए का रेप्लिकेशन कुल मिला के 3 टाइप्स का होता है। अर्थात डीएनए 3 प्रकार से रेप्लिकेशन दर्शाता है। डीएनए रेप्लिकेशन बच्चों 3 प्रकार का होता है। यहां पर ये जो 3 प्रकार है वो कौन से हैं, आइए देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का जो बच्चों पहला प्रकार है, डीएनए रेप्लिकेशन का जो पहला प्रकार है वो बच्चों यहां पे होता है आपके सामने कंजर्वेटिव मेथड। बच्चों पहला कौन सा है, कंजर्वेटिव मेथड है। तो हम कह सकते हैं कि साहब डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो बच्चों 3 प्रकार से होता है। पहला बच्चों प्रकार यहां पे होता है नंबर 1 कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो पहले बच्चों यहां पर क्या होता है, कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन आता है, कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा बच्चों यहां पे आता है नंबर 2, ये होता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये बच्चों यहां पे है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। और तीसरा जो बच्चों यहां पे होता है, ये बच्चों यहां पे होता है डीजेनरेसी। ये बच्चों यहां पर क्या है, डीजेनरेसी, ऐसे हम लोग कह सकते हैं डिस्पर्सिव प्रकार की कंडीशन। डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन। देखो बच्चों, डीएनए के रेप्लिकेशन का मतलब होता है जैसे आपके पास में कोई एक डीएनए है, आपके पास में कोई एक डीएनए है, उस एक डीएनए से 2 डीएनए का बन जाना, वो तो है डीएनए का रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक डीएनए से 2 डीएनए का बन जाना।
अब एक डीएनए से दो डीएनए का बनना ये तीन तरीके से पॉसिबल है, मतलब तीन प्रकार से डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो सकता है। पहला जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण है उसकी बात अगर अपन यहां पे करें तो हम कह सकते हैं पहला होता है इसमें कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। देखो इसमें क्या होगा, जैसे आप ये मान के चलो, ये बच्चों आपके पास में एक डीएनए है, ये अपने पास में क्या है, एक डीएनए है, दिस इज ए डीएनए, ये डीएनए है, ठीक है। होता क्या है बच्चों, ये जो एक डीएनए है इसके सामने वैसा का वैसा नया डीएनए प्रकट हो जाता है। तो ये आपके पास में डीएनए, ये तो ये डीएनए ही है, ये वाला डीएनए तो पहले वाला ही है। अब इसके सामने ऐसा का ऐसा नया डीएनए और आ जाता है, यूं, ये यहां पे आ गया नया डीएनए। फिर आगे बात करते हैं, वही बात, एक से बन गए दो डीएनए, अब इसके सामने फिर नया डीएनए आ जाएगा। इसको बच्चों आप इस तरीके से बनाओ, ज्यादा इजीली आप समझ पाओगे इसको वर्टिकल बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं, ज्यादा समझ पाओगे आप। देखना, जैसे ये अपने पास में क्या है, इस तरीके से एक डीएनए हो गया, ठीक है। तो एक से बन जाते हैं दो डीएनए, एक तो वैसा का वैसे रहा, इसके सामने नया आ गया, ये आ गया नया डीएनए, ठीक है। अब इसकी बात करूं तो ये तो वैसे का वैसे ही है, ये आ गया यहां पर इस प्रकार से नया डीएनए। इसके अंदर बात करूं तो ये तो आ गया यहां पर वैसे का वैसे ही, ये आ गया नया डीएनए। तो देखो बच्चों, मेरे कहने का मतलब यहां पर ये है कि कंजर्वेटिव डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, कंजर्वेटिव डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसमें क्या होगा कि डीएनए जो होता है, जैसे मान लो बच्चों ये डीएनए है, ये आपके पास में पैतृक डीएनए है, ये जो डीएनए है आपके पास में शुरुआती डीएनए है। अब इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो देखो बच्चों, जैसा डीएनए यहां पर ना वैसा का वैसा डीएनए अगली पीढ़ी में आ गया, नया डीएनए यहां पर आ गया, समझ रहे। तो पहले वाला जो डीएनए है, पहले वाला डीएनए ऐसा का ऐसा यहां पर है, तो मैं कह सकता हूं कि साहब रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए का पूर्णतः बच्चों यहां पे संरक्षण हो गया। इसको बोलते हैं संरक्षी प्रकार का डीएनए प्रतिकृति। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब इस प्रकार के रेप्लिकेशन के अंदर जो डीएनए होता है पहली वाली पीढ़ी में, वैसा का वैसा डीएनए अगली पीढ़ी में आता है। तो देखो बच्चों, उस डीएनए का क्या हो गया, संरक्षण हो गया, उसका कंजर्वेशन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे सीन है, इसको आप इजीली ऐसे समझ सकते हो कि साहब देखो, ये एक डीएनए था, ये वैसा का वैसा पड़ा है और अगला डीएनए इसके सामने आ गया। अब मान लो आपके पास में ये कोई डीएनए है, ये कोई डीएनए है, मान लो ये डीएनए है, तो बच्चों क्या होगा, देखो ये तो ऐसे का ऐसे है, अब एक यहाँ पे नया डीएनए बन गया। तो मैंने बच्चों यहाँ पे डीएनए को ब्लैक और ब्लू इसलिए बनाया है ताकि आप समझ पाओ कि साहब ये डीएनए देखो पहले ऐसा था, अब ये तो ऐसे का ऐसे पड़ा है, ऐसा ही नया आ गया। ये डीएनए ऐसा है तो ये तो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, ये डीएनए तो टच से मस्त नहीं हुआ, इस डीएनए की दोनों श्रृंखला खुली नहीं है, ये तो वैसे का ऐसे पड़ा है और इसकी कॉपी यहाँ पे सामने प्रकट हो गई। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब कंजर्वेटिव प्रकार का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, कंजर्वेटिव प्रकार का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें डीएनए खुलता नहीं है, बस डीएनए वैसे का वैसे पड़ा रहता है, उसके सामने उसकी नई कॉपी बनकर तैयार हो जाती है। समझ रहे बात को, ये यहाँ पर सीन है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। जैसे मान लो साहब ये पहली पीढ़ी है, ये क्या है, पहली पीढ़ी, तो पहली पीढ़ी में डीएनए है, ये कौन सी पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है, तो दूसरी पीढ़ी के अंदर भी पहली पीढ़ी का डीएनए वैसे का वैसे बरकरार है, अर्थात इस डीएनए का कंजर्वेशन हो गया, इस डीएनए का संरक्षण हो गया, तो नाम क्या हो गया, कंजर्वेटिव मेथड हो गया। यहां पर देख लो, ये पहली पीढ़ी है, तो पहली पीढ़ी में आपके पास में ये डीएनए है, ये डीएनए सेम टू सेम डीएनए दूसरी पीढ़ी के अंदर भी है। तो अगर ये डीएनए वैसा का वैसा दूसरी पीढ़ी के अंदर भी आता है, इसका मतलब अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब जो डीएनए पहली पीढ़ी में था वैसा का वैसा डीएनए दूसरी पीढ़ी के अंदर भी है, वैसा का वैसा डीएनए प्रतिकृतिकरण के बाद भी मौजूद है, अर्थात यहाँ पे डीएनए का पूरी तरीके से क्या हो गया, संरक्षण हो गया, ठीक है।
एक बच्चों यहाँ पे आता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, इसको बोलते हैं अर्ध संरक्षी विधि। इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास में सपोज ये डीएनए है, जस्ट एग्जांपल अपने पास में डीएनए है, तो होगा क्या इसमें, सबसे पहले जो डीएनए है इसकी दोनों श्रृंखला खुल जाती है, दोनों श्रृंखला खुल गई। मान लेता हूं मैं एक श्रृंखला यहाँ पे आ गई और दूसरी श्रृंखला यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इसके सामने नई श्रृंखला बनती है, ये नई वाली बन रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे नई वाली बन रही। तो आप मुझे बताओ, ये जो डीएनए है ये डीएनए पहली पीढ़ी का डीएनए है, ये है डीएनए ऑफ फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन के अंदर जो पहले वाली जनरेशन है उसका आधा भाग ही है, आधा भाग यहाँ पे नया आ गया। इस डीएनए को देख लो, इस डीएनए के अंदर भी पहले वाली जनरेशन का खाली आधा भाग ही है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें अगली पीढ़ी में पहले वाले डीएनए का केवल आधा भाग ही संरक्षित रहता है। समझ रहे बात को? इसमें देखो आप, ये अगली पीढ़ी है तो अगली पीढ़ी में बिल्कुल पहले का पहला डीएनए है, अगली पीढ़ी में जो पहली पीढ़ी का डीएनए है वो बरकरार है। लेकिन दूसरी पीढ़ी में आप चाहे कोई सा भी डीएनए ले लो, दूसरी पीढ़ी में हर डीएनए के अंदर आधा भाग पुराने वाला होगा, आधा भाग नया वाला होगा। अर्थात हर डीएनए के अंदर केवल पहले वाले डीएनए का आधा भाग ही बरकरार है, आधा भाग ही मेंटेन है। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। समझ में आ रही है आपकी बात? तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होगा? सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो होता है इसके अंदर पहले वाली पीढ़ी का जो डीएनए है वो आधा ही रहेगा एक डीएनए में, दूसरी चेन नहीं बनती है। ये यहाँ पे है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। जैसे आप ये मान लो अपने पास में ये डीएनए है, ये कोई डीएनए है साहब, इस एक डीएनए से बनाने हैं दो डीएनए, तो सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा भाई? कंजर्वेटिव में तो दिक्कत ही नहीं है, कंजर्वेटिव में तो डीएनए टस से मस नहीं होगा, वैसे का वैसे बैठा रहेगा, ऑटोमेटिक इसके सामने नया डीएनए बन जाएगा। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा? पहले यहां पर दोनों श्रृंखला खुल जाती है, पहले यहां पे दोनों श्रृंखला खुल जाती है, फिर दोनों श्रृंखलाओं के खुलने के बाद में अब यहां पर यू नई श्रृंखला बनती है। इस प्रकार से ये बन गई नई श्रृंखला। तो बताओ इस अगली पीढ़ी के अंदर, इस अगली पीढ़ी के अंदर जो डीएनए है, क्या अगली पीढ़ी के डीएनए में दोनों श्रृंखला पुरानी है? नहीं, अगली पीढ़ी के डीएनए में खाली एक ही श्रृंखला पुरानी होती है। इसका मतलब डीएनए का आधा संरक्षण हुआ है, पूरा नहीं हुआ। एक यहाँ पे होता है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव के अंदर क्या होगा? ये अलग ही प्रकार की कंडीशन है। डिस्पर्सिव में क्या होगा? जैसे आपके पास में ये डीएनए है, जस्ट एग्जांपल ये डीएनए है इस प्रकार से, ठीक है। इस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बढ़ जाएंगे ऐसे, तो देखो यहाँ पे टुकड़े हो गए छोटे छोटे डीएनए के। अब यहाँ पे नया डीएनए आ जाएगा इस प्रकार से, ये यहाँ पे आ गया नया डीएनए। तो देखो बच्चों, एक डीएनए यहाँ पर ये है, एक डीएनए यहाँ पर ये है। इन दोनों डीएनए के अंदर पुराने वाला डीएनए भी है, नया वाला डीएनए भी है। अब इन दोनों डीएनए के अंदर पुराने वाला डीएनए कितना है, नया वाला डीएनए कितना है, ये यादृच्छिक है, ये रैंडमली है। मतलब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि डीएनए के बहुत सारे टुकड़े बन जाते हैं, और डीएनए के जो बहुत सारे टुकड़े बनते हैं उन टुकड़ों के साथ में कुछ टुकड़े नए जुड़ जाते हैं और फिर नया डीएनए बन जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव प्रकार की अवस्था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो तीन तरीके से हो सकता है। एक तो इसमें होता है कंजर्वेटिव मेथड, दूसरा इसमें होगा सेमी कंजर्वेटिव, और तीसरे प्रकार का जो मेथड है उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव। कंजर्वेटिव के अंदर तो क्या होगा? जैसे मान लो साहब मैं कोई डीएनए हूं, मैं यहाँ पे डीएनए हूं और मुझे करना है कंजर्वेटिव मेथड, तो मैं डीएनए अगर मुझे कंजर्वेटिव विधि के द्वारा डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो मैं तो चुपचाप ऐसे खड़ा रहूंगा। ऑटोमेटिक क्या होगा? यहाँ पर
कोई दूसरा डीएनए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पहले में एक डीएनए था, अब यहाँ पे डीएनए कितने हो गए, 2 हो गए। इसका मतलब ये दूसरी जनरेशन आ गई। तो सेकंड जनरेशन के अंदर भी पहले वाली जनरेशन का डीएनए वैसे का वैसे पड़ा है। सेकंड जनरेशन के अंदर भी जो पहले वाली जनरेशन है उसका डीएनए वैसे का वैसे पड़ा है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब डीएनए का पूरी तरीके से यहाँ पे संरक्षण हो चुका है, डीएनए का यहाँ पर पूरी तरीके से कंजर्वेशन हो गया है। यह है कंजर्वेटिव प्रकार की विधि। समझ में आ रही है आपके बात। एक इसमें होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव के अंदर क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव के अंदर ये होगा कि जो डीएनए है उस डीएनए के 2 टुकड़े हो जाएंगे। डीएनए में 2 चेन होती है, तो एक चेन आ गई इस तरफ और एक चेन आ गई इस तरफ। समझ में आ रही है आपकी बात। डीएनए में 2 चेन है, दोनों चेन खुल जाती है। अब इन दोनों चेन के सामने एक चेन और बन जाती है। सपोज मैं यहां पर हूं, तो मेरा राइट भाग इस तरफ आ गया, लेफ्ट भाग इस तरफ आ गया, तो राइट भाग के सामने लेफ्ट भाग नया बन जाएगा और इस लेफ्ट भाग के सामने राइट भाग नया बन जाएगा। तो यहाँ पर जो दोनों डीएनए बने हैं, देखो यहाँ पे पहले वाली जनरेशन का जो डीएनए है वो आधा आधा संरक्षित हो गया, आधा चला गया इस डीएनए में, आधा चला गया इस डीएनए में। इसको बोलते हैं अर्ध संरक्षण विधि, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आ रही है आपकी बात। तीसरा यहाँ पे होता है डिस्पर्सिव मेथड। डिस्पर्सिव मेथड के अंदर क्या होगा भाई, जो डीएनए है उसके बहुत सारे टुकड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आधे टुकड़े चले गए इस तरफ, आधे टुकड़े चले गए इस तरफ। अब इन टुकड़ों के साथ में कुछ टुकड़े नए बन जाते हैं जिससे पूरा डीएनए बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं हूं यहाँ पर, तो मान लो साहब ये डीएनए है, इस डीएनए का यहाँ से एक टुकड़ा बन गया, तो मेरा आधा भाग चला गया उस तरफ, आधा भाग चला गया इस तरफ। अब यहाँ पर जो सिर है उसके सामने पैर बन जाएगा और यहाँ जो पैर है उसके ऊपर सिर बन जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मेथड। तो डिस्पर्सिव मेथड जो होता है, उस डिस्पर्सिव मेथड के अंदर डीएनए के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और डीएनए के ये जो टुकड़े होते हैं उन पर कुछ टुकड़े नए जुड़ जाते हैं और पूरा का पूरा डीएनए बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं डीएनए का जो रेप्लिकेशन वो 3 तरीके से होता है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। याद रखना, मेनली मुख्यतः डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। अर्थात डीएनए जो होता है, अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग डीएनए जो होते हैं वो अपने अपने हिसाब से कंजर्वेशन दर्शाते हैं। 99.9% जो डीएनए है उस डीएनए की प्रतिकृति सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होती है। मतलब डीएनए की दोनों चेन खुल जाती है और फिर दोनों चेनों के सामने नई चेन बढ़ जाया करती है। समझ में आ रही है आपके बात। डीएनए की दोनों चेन खुल जाती है और डीएनए की दोनों चेन खुलने के बाद में इन दोनों चेन के सामने नई चेन बढ़ जाया करती है। ये यहाँ पर सीन है। पल्ला पड़ी आपकी बात। तो कुछ नहीं कहा जाए और आपको सिंपल एग्जाम में दे दे कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, तो अगर आपको सिंपल बोल दे कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया तो आपको यह मान के चलना है कि डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए का अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा रेप्लिकेशन हुआ है। समझ में आ रही है आपके बात। ये यहां पर सीन है। तो हम यहां पे कह देंगे डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन मेनली सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए का रेप्लिकेशन मुख्यतः अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होता है, विधि के द्वारा होता है। लेकिन मान लो बच्चों एग्जाम में दे दे, एग्जाम में आपको ऐसे बोल दे कि साहब डीएनए का रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव मेथड से हुआ है, तब आपको ये आना चाहिए कि कंजर्वेटिव मेथड है क्या। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर तो अपना ये दे रखा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है और सही भी है। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके अंदर जो रेप्लिकेशन है वो कंजर्वेटिव हो सकता है और कुछ में डिस्पर्सिव हो सकता है। बाकी जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है
उसके बाद अपन आगे करते हैं। देखें, ओके। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, सपोर्टेड बाय, उसका सपोर्ट किया था वॉटसन ने एंड क्रिक ने। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो डीएनए है उस डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। इस बात को सपोर्ट किसने दिया? इस बात को सपोर्ट उसने किया जिसने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जिसने डीएनए की संरचना के बारे में बताया था। उसने फिर बाद में ये भी कहा कि बिल्कुल सही बात है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो ऑलमोस्ट केस के अंदर सेमी कंजर्वेटिव विधि से होता है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। कुछ एक यहाँ प्रयोग है, जो ये बताते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। उन प्रयोग की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला यहाँ पर जो प्रयोग है उसका नाम है मिजेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। मिजेल्सन वैज्ञानिक का नाम है, एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, मिजेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। इंपॉर्टेंट है ये। देखो बच्चों, मिजेल्सन और स्टाल जो है उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरिया के ऊपर। किसमें किया था? बैक्टीरिया भी किया था। तो हम कह सकते हैं ये इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। इस बात का सपोर्ट करते हैं मिजेल्सन और स्टाल। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था इस्चेरिचिया कोलाई पर। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अपना प्रयोग किया था मिजेल्सन और स्टाल ने। इसका नाम क्या है? इस्चेरिचिया कोलाई। ये जो यहाँ पे इस्चेरिचिया कोलाई है, इसके ऊपर इसने अपना प्रयोग किया था। समझ में आ रही है आपके बात? ये यहाँ पे सीन है। इस्चेरिचिया इसका वंश है, कोलाई जो है वो क्या है, इसकी जाति का नाम है। चलिए, तो हम कह सकते हैं मिजेल्सन और स्टाल ने अपना प्रयोग किया था ई कोलाई पर। अब देखो बच्चों, मिजेल्सन और स्टाल है वो किस तरीके से शो करते हैं कि जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। देखो एक्चुअली बच्चों उसने क्या किया था, ये यहाँ पे लिया एक ई कोलाई, उसने एक कोशिका ली, और ये जो यहाँ पर कोशिका है ये कोशिका थी ई कोलाई की। तो मिजेल्सन ने और स्टाल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कोशिका ली थी वो कोशिका थी ई कोलाई, और इस ई कोलाई के अंदर क्या था? डीएनए था। अब ई कोलाई क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है वो होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर द्विरज्जुकीय वर्तुल डीएनए होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। लेकिन बच्चों डायग्राम इसका काफी मुश्किल बनता है। तो होता डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ही है, पर आप ये मान के चलो
कि हमने इस डीएनए को एक बार ऐसे बना लिया कि साहब ये इसका डीएनए है, इस तरीके से। हालांकि ये डीएनए रेखीय नहीं है, ये पूरा कैसे है, ये पूरा वर्तुल डीएनए है, आप ये मान लीजिए एक बार। उसने क्या किया, जो ई कोलाई है, इस ई कोलाई का संवर्धन कराया, उसने ई कोलाई का संवर्धन कराया ऐसे माध्यम में जहां पर N15 प्रेजेंट है, तो N15 युक्त माध्यम में संवर्धन कराया। तो जब उसने ई कोलाई को संवर्धित कराया N15 के अंदर, तो बच्चों N15 जो है ये आप कह सकते हो नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन का एक समस्थानिक होता है, ठीक है। ये N15 युक्त नाइट्रोजन का समस्थानिक है। बच्चों नाइट्रोजन जो है वो डीएनए के अंदर पाया जाता है। नाइट्रोजन कहां पर है डीएनए में, तो जब ये ई कोलाई बार बार अपना संवर्धन करती है, 1 से 2 ई कोलाई, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2096, 4096। तो बच्चों इस प्रकार से जब उस ई कोलाई को डाल दिया ऐसे संवर्धन माध्यम में, जब उस ई कोलाई को डाल दिया ऐसे संवर्धन माध्यम में जिसमें N15 था, तो कई पीढ़ियों के बाद में, 2 पीढ़ी के बाद में, 5 पीढ़ी के बाद में, 10 पीढ़ी के बाद में, 20 पीढ़ी के बाद में, कई पीढ़ियों के बाद में हमने ऐसा ई कोलाई प्राप्त किया, हमने ऐसा ई कोलाई प्राप्त किया जिसमें डीएनए की दोनों श्रृंखला जो है ये N15 युक्त थी। अब तो वही बात, मिजेल्सन और स्टाल का प्रयोग क्या है वो तो हमने शुरू ही नहीं किया। मिजेल्सन और स्टाल के प्रयोग में सबसे पहले ये होता है कि उन्होंने एक ऐसा बैक्टीरिया लिया, उन्होंने एक ऐसा ई कोलाई लिया जिस ई कोलाई के डीएनए में दोनों श्रृंखला N15 युक्त है। अब उसने इस ई कोलाई के डीएनए में दोनों श्रृंखला को N15 युक्त कैसे किया? भाई डीएनए में तो सामान्य N होता है जो कि N14 होता है, तो यहां पर इस ई कोलाई के डीएनए में N15 कहां से लेके आया? तो ये मैंने आपको बताया है कि उसने पहले क्या किया, पहले सामान्य बैक्टीरिया लिया, पहले उसने सामान्य ई कोलाई लिया। ये जो सामान्य ई कोलाई है ये तो नॉर्मल है, पहले उसने सामान्य ई कोलाई लिया। इस सामान्य ई कोलाई के डीएनए में सामान्य N14 थे जो कि सब डीएनए में होता है। उसने इस बैक्टीरिया की कल्चरिंग कराई ऐसे माध्यम में जिसके अंदर N15 प्रेजेंट था, और जब वो प्रोकैरियोटिक कोशिका, जब ये ई कोलाई बार बार उस N15 वाले माध्यम में अपनी प्रतिकृति दर्शाता है, तो कुछ पीढ़ियों के बाद में हमने ऐसा ई कोलाई प्राप्त कर लिया जिसके डीएनए में दोनों श्रृंखला N15 युक्त थी, जो कि यहाँ पे आपके सामने है। और इसका ये यूज करेगा अपने एक्सपेरिमेंट्स में। तो इसका यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट, समझ में आ रही है आपके बात? तो मिजेल्सन ने और स्टाल ने ये बात एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि डीएनए का जो कंजर्वेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। डीएनए का जो बच्चों यहाँ पर प्रतिकृतिकरण है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, और उसने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए अपना प्रयोग किया था ई कोलाई पर। उसने ऐसा ई कोलाई लिया, जिसके डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं N15 समस्थानिक युक्त थी। और ये कैसे थी? तो आपको पता है कि साहब सिंपल सी बात है, एक ई कोलाई ले लिया, उसको N15 वाले माध्यम में बार बार उसका संवर्धन कराया, तो 5-7 पीढ़ी के बाद में हमको एक ऐसा ई कोलाई मिल ही जाता है, 100% मिल जाता है, जिसमें दोनों श्रृंखला N15 वाली थी। उसको उठा लिया, ये लो साहब, अब इसका हम यूज करेंगे संवर्धन माध्यम में, इसका हम लोग यूज करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर।
तो आप मुझे बताओ, मिजेल्सन और स्टाल ने अपने प्रयोग में कौन से बैक्टीरिया का उपयोग किया जिसके डीएनए में दोनों श्रृंखला N14 वाली है, जिसके डीएनए में एक श्रृंखला N14 115 है, जिसके डीएनए में दोनों श्रृंखला N15 है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसने अपने प्रयोग में उस बैक्टीरिया का उपयोग किया था जिसके डीएनए में दोनों श्रृंखला N15 वाली है। और उसने अपने प्रयोग में जिस कोशिका का उपयोग किया था, उसने अपने प्रयोग में जिस बैक्टीरिया का उपयोग किया था, उस बैक्टीरिया की दोनों श्रृंखला N15 वाली थी। तो उसने वो कैसे प्राप्त की? सिंपल सी बात है, उसने N14 की, या मैं यूं कहूं कि उसने सामान्य इकोलाई लिया, उसको N15 वाले संवर्धन माध्यम के अंदर बार बार कल्चरिंग कराई, तो कुछ पीढ़ियों के बाद में उसको ऐसा इकोलाई प्राप्त हो गया जिसकी दोनों श्रृंखलाओं के अंदर N15 वाले थे। अब सुनना बड़े ध्यान से। जैसे बच्चों, मैं यहां पर कुछ शब्द काम में लूंगा, ये शब्द मैं यहां पे काम में लूंगा। मैं कहूंगा भारी डीएनए कि साहब डीएनए भारी है, तो भारी डीएनए वो होगा जिसकी एक श्रृंखला N15 और दूसरी भी N15 वाली हो। मैं कहूंगा संकर डीएनए या मध्यवर्ती डीएनए, ये वो है जिसकी एक श्रृंखला N15 वाली हो और एक N14 वाली हो। मैं कहूंगा यहाँ पे हल्का डीएनए वो होगा जिसकी एक श्रृंखला N14 और दूसरी भी N14 वाली हो। तो आप मुझे बताओ, ये यहाँ पे कौन सा हल्का डीएनए? उसने बार बार संवर्धन कराया N15 के अंदर, तो यहाँ पे दोनों श्रृंखला में N15 हो गई, अर्थात अब ये जो डीएनए है वो भारी डीएनए हो गया। चलिए, ये बात अपनी यहाँ पे हुई, आगे चलते हैं। अब उसने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे कराया, आइए वो बात करते हैं। मिजेल्सन एंड स्टाल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया, आइए करते हैं बच्चों वो बात जो करनी चाहिए अपने को। ओके, कंडीशन देखते हैं। जैसे बच्चों, मिजेल्सन ने और स्टाल ने अपना जो प्रयोग किया था वो किया था ई कोलाई के ऊपर। अब वो कैसे किया था, चलिए आपको बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों, उन्होंने क्या किया था, ये ई कोलाई ली। देखो, मैं बात शुरू कर रहा हूं मिजेल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट से। तो उसने ये ई कोलाई कैसे बनाई, हम वो चर्चा नहीं कर रहे, वो तो हम पढ़ चुके हैं। आप ये मान के चलो, उसने एक ऐसी ई कोलाई ली जिसके डीएनए के अंदर दोनों श्रृंखला N15 वाली थी। ये यहां मान लो डीएनए है, यहां पर ये श्रृंखला भी N15 वाली है और ये श्रृंखला भी N15 वाली है। उसने इस बैक्टीरिया की कल्चरिंग कराई ऐसे संवर्धन माध्यम में कल्चरिंग कराई जिसमें N14 था। तो N14 युक्त संवर्धन माध्यम में बच्चों N14 ही होता है। सामान्यतः जो नाइट्रोजन हमारे अंदर होता है, जो हर जगह होता है, वो नाइट्रोजन N14 वाला ही होता है। तो उसने इसमें कल्चरिंग कराई। अब इसके बाद में उसने क्या प्रयोग देखे, वो बच्चों हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा आपको मिजेल्सन और स्टाल ने अपने प्रयोग की शुरुआत N15 मतलब भारी डीएनए से की, और उसमें क्या हुआ उसके हम लोग निष्कर्ष देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।